हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। माय नेम इज प्रवीण कुमार। हम लोग आज पढ़ेंगे राइस कल्टीवेशन, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हम लोग क्या करेंगे आज से कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पे कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं और डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ वैसे टॉपिक्स को डील करेंगे। उनमें से हमारा आज का टॉपिक है राइस कल्टीवेशन, है ना। तो राइस कल्टीवेशंस के हमारे टोटल सीरीज आने वाले हैं, ये पार्ट 1 है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ट्राई करना कि या तो यदि पॉसिबल हो सके तो आप इस लेक्चर को 2 बार 3 बार देखो। यदि पॉसिबल नहीं है तो आप कॉपी पेन्स में नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि मैं आपसे बता दूं कि हमारे जो लेक्चर सीरीज होने वाला है राइस कल्टीवेशन पे, है ना, तो उसमें जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे तो 80 से 90% क्वेश्चन जो हैं वो हमारे डायरेक्ट लेक्चर सीरीज से आएंगे, डायरेक्ट आएंगे। आप देख लेना एमसीक्यू सॉल्व करके। और बचा जो 10% रिमेनिंग जो हमारा बच जा रहा है वो हम परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट सीट जब हम देंगे आपको तो उसमें हम कवर कर लेंगे। दैट मीन्स कि आपके 80 to 90% क्वेश्चन राइस कल्टीवेशन के ऊपर सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना। तो चलो हम लोग राइस कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आया ग्रोथ स्टेज ऑफ राइस। राइस का क्या होता है, एक ग्रोथ स्टेज होता है ना। जैसे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक ग्रोथ स्टेज होता है, हम लोग का भी एक अपना ग्रोथ स्टेज है। इसी तरीके से प्लांट्स का क्या होता है, ग्रोथ स्टेज होता है। मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, राइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग राइस के ग्रोथ स्टेज को देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है आपको सीडलिंग, फिर आ रहा है ट्रांसप्लांटिंग, फिर क्या आ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ टीलर, फिर आता है पेनिकल का फॉर्मेशन, देन फ्लावरिंग और देन मैच्योरिटी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीडलिंग होने से पहले भी 3 स्टेज आते हैं। सबसे पहले सीड को हम फील्ड में बोते हैं, है ना। सीड को जब हम बोते हैं उसके बाद सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। और जब सीड जर्मिनेट करता है तो इसमें होता है स्प्राउटिंग, है ना। इसमें क्या होगा, स्प्राउटिंग होगा। और स्प्राउटिंग होने के बाद क्या होता है, सीडलिंग का फॉर्मेशन होता है। कई बार एग्जाम में क्या करते हैं लोग कि वो क्या करेगा कि आपको ये जो सीक्वेंस है उसको अरेंज करने के लिए बोलेगा, है ना। तो आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, हम सीड को बोते हैं, फिर सीड जर्मिनेट करता है, फिर उसमें स्प्राउटिंग आता है, देन वो सीडलिंग बनता है, फिर उसको हम लोग ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं बड़े फील्डों में। फिर जब बड़े फील्ड में ट्रांसप्लांट करोगे तो उसमें बहुत सारे टीलर आएंगे, है ना। टीलर का फॉर्मेशन कैसे होता है हम लोग आगे देखेंगे। फिर वो क्या होगा, एक इन्फ्लोरेसेंस बनेगा जहाँ पे हम वो पैनिकल बोलते हैं। पैनिकल के बाद उसमें फ्लावरिंग आएंगे और फ्लावरिंग के बाद वो प्लांट क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा। तो आपको ये स्टेप याद होने चाहिए, है ना। कई बार एग्जाम में ये स्टेप को अरेंजमेंट करने के लिए बोल देते हैं, है ना। चलो आगे मूव करते हैं हम लोग। अब देखो राइस कल्टीवेशन में जो मेन पॉइंट यहाँ पे है सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट हैं और सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राइस का बॉटेनिकल नेम सबको पता होना चाहिए, ओराइजा सटाइवा, ठीक है। फैमिली इसकी क्या है, पोएसी या ग्रैमिनी, है ना। वैसे जितने भी सीरियल क्रॉप होते हैं वो सारे पोएसी या ग्रैमिनी फैमिली में आते हैं। इसकी ओरिजिन कहाँ हुई थी, साउथ ईस्टर्न एशिया में हुई थी। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, पैनिकल। देखो कई बार आप मेरे लेक्चर सुन रहे हो ना तो रटना नहीं है आपको, ठीक है, रटना नहीं है। जैसे कि पैनिकल आ गया तो हम रट लिए, इन्फ्लोरेसेंस इसका पैनिकल होता है। पैनिकल का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए। देखो पैनिकल्स का मतलब क्या होता है, ये राइस का प्लांट है, ठीक है। इसमें एक ब्रांच यहाँ से निकलेगा, दूसरा ब्रांच यहाँ से निकलेगा, तीसरा ब्रांच यहाँ से निकलेगा, चौथा ब्रांच यहाँ से निकलेगा। और इसमें भी मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं, ऐसे ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस होंगे और इसमें कई सारे क्या होंगे, फ्लावर लगे होंगे, है ना। ऐसे ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस इसमें क्या होते हैं, निकलते हैं और यहाँ पे फ्लावर लगे होते हैं। तो इस तरीके के इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं, पैनिकल बोलते हैं, ठीक है। फ्रूट टाइप, इसके फ्रूट टाइप कैसे होते हैं, कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस का मतलब क्या होता है, देखो सीड, आप सबने सीड देखे हो, सीड में 2 लेयर होते हैं। आउटर लेयर को हम टेस्टा बोलते हैं और इनर लेयर को हम टेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। टेस्टा जो होता है वो क्या करता है, सीड को क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे कि आपके बैक्टीरिया हो गया या फिर जो भी जो क्लाइमेटिक फैक्टर हो गया, आप जैसा कि टेम्परेचर हो गया, उससे सीड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और टेगमेंट जो है वो सीड को क्या किए होता है, कवर किए होता
है ना। इसी तरीके से हमारे जो फ्रूट होते हैं उसके जो फ्रूट के वाल होते हैं उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। सबको पता है ना ये चीज़, फ्रूट के वाल को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। तो सम सिचुएशन में क्या होता है कि जो टेस्टा होता है वो फ्यूज कर जाता है पेरिकार्प से, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, कैरियोप्सिस। ठीक है, आया समझ में। सीड का जो टेस्टा होता है वो फ्यूज कर जाता है फ्रूट के पेरिकार्प से, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, कैरियोप्सिस। तो फ्रूट टाइप कैसा मिलता है आपको, कैरियोप्सिस मिलता है। लीडिंग स्टेट इन इंडिया, मतलब राइस कल्टीवेशन का जो लीडिंग स्टेट है वो क्या क्या है, वेस्ट बंगाल है और यूपी है। ठीक है, यदि प्रोडक्टिविटी के हिसाब से बात करें तो पंजाब है। पंजाब में भी राइस का प्रोडक्टिविटी क्या होता है, हायर साइड होता है ना। और इंडिया जो है वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, राइस कल्टीवेशन कंट्री है। ठीक है, आया समझ में। तो आप यहाँ पे मेन पॉइंट दिख रहे हो आपको, बोटेनिकल नेम ओराइजा सटाइवा हो गया, फैमिली पोएसिया ग्रामिनी हो गया, ओरिजिन इसका साउथर्न ईस्टर्न एशिया से हुआ है, इन्फ्लोरेसेंस इसका पैनिकल है, टाइप्स ऑफ फ्रूट कैरियोप्सिस है, लीडिंग स्टेट इन इंडिया कौन कौन सा हो गया, वेस्ट बंगाल और यूपी। यदि हम प्रोडक्टिविटी के हिसाब से बात करें तो आ गया हमारा पंजाब। पंजाब में सबसे ज़्यादा राइस की प्रोडक्टिविटी होती है ना। राइस इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड, अब आपको पता होना चाहिए सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड में क्या डिफरेंस है। सेल्फ पॉलिनेटेड का मतलब होता है कि ये जो फ्लावर होते हैं वो खुद के पॉलन ग्रेन से क्या होते हैं, पॉलिनेटेड होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इसके अलावा ये C3 प्लांट होते हैं। अब आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट। देखो मैं आपको बताता हूँ, प्लांट जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। भाई कलर चेंज कर लेता हूँ ना। प्लांट 3 तरीके के होते हैं, C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम। ठीक है, कैम, C3 प्लांट और C4 प्लांट और कैम दैट इज कॉल्ड क्रोसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, C3 प्लांट के एग्जांपल आप याद रखेंगे, राइस, वीट। ठीक है, राइस हो गया आपका, वीट हो गया, बार्ली हो गया। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है C3 प्लांट के। C4 प्लांट के एग्जाम्पल आपके शुगर केन हो गया, है ना, कॉर्न हो गया, सोरगम हो गया, सोरगम हो गया। ये एग्जाम्पल है किसके, C4 प्लांट के। और कैम प्लांट के एग्जाम्पल क्या आ गया, पाइन एप्पल, पाइन एप्पल हो गया, आगेव हो गया, वैनिला हो गया। ये सारे एग्जाम्पल है किसके, कैम प्लांट के। ठीक है, तो प्लांट्स 3 तरीके के होते हैं, C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट। मैं बता दूं, C3 प्लांट जो होते हैं वो वाटर का लॉसेस अधिक मात्रा में करते हैं बाय मीन्स ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। C4 प्लांट एज कम्पेयर टू C3 थोड़ा कम वाटर का लॉस करते हैं, और जो हमारे कैम प्लांट होते हैं वो वाटर का बहुत ही कम लॉस करते हैं, या हम बोल सकते हो कि ये वाटर को स्टोर करते हैं। ठीक है, जनरली जो कैम प्लांट होते हैं वो डेजर्ट एरिया में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जहाँ पे वाटर की कमी होती है। आया समझ में। C3 प्लांट के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइस, वीट, बार्ली। C4 का एग्जाम्पल हो गया शुगर केन, कॉर्न, सोरगम। और कैम प्लांट का एग्जाम्पल हो गया पाइन एप्पल, अगेव और वेनिला। ठीक है, एज इट क्लियर। आगे मूव ऑन करें, चलो। तो मैंने आपको यहाँ पे कई सारे बातें बतलाई, और ये सारे बातें जो मैंने आपको बतलाई वो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको काफ़ी बातें इन बिटवीन लेक्चर ही याद हो जाए। बोटेनिकल नेम ओराइजा सटाइवा, फैमिली इसकी पोएसी या ग्रामिनी है, ओरिजिन इसका कहाँ हुआ था, साउथर्न ईस्टर्न एशिया में हुआ है, इन्फ्लोरेसेंस इसका पैनिकल होता है, पैनिकल का मैंने आपको मतलब बतलाया, फ्रूट टाइप कैरियोप्सिस होता है, कैरियोप्सिस का मैंने आपको मतलब बताया कि टेस्टा जो है वो फ्यूज़ कर जाता है पेरिकार्प से, इस कंडीशन हम क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस। लीडिंग स्टेट का क्या हो गया, वेस्ट बंगाल, यूपी, और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से बात करें तो पंजाब। राइस कैसा प्लांट है, सेल्फ पॉलिनेटेड, है ना। इसके अलावा ये C3 प्लांट है और शॉर्ट डे प्लांट है ना। ये क्या है, शॉर्ट डे प्लांट, नॉट लॉन्ग डे प्लांट, ये क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है ना। तो शॉर्ट डे प्लांट हो गया, तो जितने भी सीरियल क्रॉप होते हैं ना वो शॉर्ट डे प्लांट ही होते हैं। ठीक है, आया समझ में। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
जो हमारा राइस होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज कितना होता है 78.2%, है ना। प्रोटीन कितना होता है उसमें 6.7%, फैट कितना होता है 2.2 टू 2.5%। सूटेबल क्लाइमेट जो कि राइस के कल्टीवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, ठीक है। तो आपको बता दूं कि राइस में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन, देन फैट। और राइस को कल्टीवेट करने के लिए जिस तरीके का क्लाइमेट चाहिए वो होता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। आपको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब पता है, ऐसा क्लाइमेट जिसमें क्या होता है मॉइस्चर अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। और जनरली ये जो क्लाइमेट होता है वो कहाँ पाया जाता है, नियर इक्वेटर। ये इक्वेटर के बहुत नज़दीक के इलाकों में क्या होता है, ऐसा क्लाइमेट पाया जाता है। हॉट एंड ह्यूमिड का मतलब ही होता है भाई कि अधिक मात्रा में क्या हो, मॉइस्चर प्रेजेंट हो हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट का 78.2%, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन 6.7%, परसेंटेज ऑफ फैट 2.2 टू 2.5%। और सुटेबल क्लाइमेट जो कि राइस कल्टीवेशन के लिए नेसेसरी होता है वो क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। चलो अब ऑप्टिमम पीएच की हम बात करें कि राइस को ग्रो करने के लिए ऑप्टिमम पीएच कितनी होना चाहिए, 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। राइस को कल्टीवेट करने के लिए जो हमको ऑप्टिमम पीएच चाहिए वो कितना चाहिए, सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ यहाँ पे, पीएच नहीं होगा भाई, यहाँ पे टेम्परेचर होगा, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है ना। देखो राइस को कल्टीवेट करने के लिए जो हमको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए वो कितना चाहिए, 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और राइस को कल्टीवेट करने के लिए जो पीएच चाहिए वो क्या चाहिए, 4.6। दैट मीन्स इट इज़ अ एसिडिक और बेसिक, इट इज़ अ एसिडिक, है ना, एसिडिक चाहिए। आया समझ में, पता है ना 7 से पहले क्या होते हैं, एसिडिक, 7 के बाद बेसिक, और 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, जो सॉइल कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि राइस को कल्टीवेट करने के लिए हमको जितना टेम्परेचर चाहिए उस क्या हो, वो टेम्परेचर क्या है, 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस। पीएच कितनी चाहिए हमको राइस कल्टीवेट करने के लिए, 4.6, दैट इज एसिडिक, है ना। सुटेबल सॉइल फॉर राइस कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन को करने के लिए जो सुटेबल सॉइल है वो क्या होना चाहिए, क्ले एंड क्ले लोम, ठीक है। ये सॉइल है के टाइप है जो कि राइस कल्टीवेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लांटिंग स्पेसिंग इन राइस क्रॉप इज 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके मतलब आपको समझ में आया नहीं, चलो समझाता हूँ। ये सपोज फील्ड है, ठीक है, 20 इंटू 10 सेंटीमीटर, जैसे कि आप ये लगा रहे हो तो इसके बीच में जो लंबाई होनी चाहिए वो 20 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रो ये है, इसके बीच में कितनी होनी चाहिए डिस्टेंस, 20 सेंटीमीटर। इसके बाद जो सेकेंड रो में आप लगाओगे तो फर्स्ट रो ये हमारा ये हो गया, सेकेंड रो ये हो गया, तो सेकेंड रो में जब आप क्रॉप को लगाओगे, है ना, तो इसके बीच जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। आया समझ में, है ना। फर्स्ट रो ये है हमारा, और इन बिटवीन द टू क्रॉप्स के बीच डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर, और दो रो के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर। आया समझ में, चलो, है ना। तो प्लांटिंग स्पेसिंग इन राइस क्रॉप इज 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, क्रोमोजोम नंबर इन राइस क्रॉप का क्रोमोजोम नंबर कितना होता है, 2n इज इक्वल टू 24। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप ऑब्जेक्टिव लगा के देखें तब आपको रियलाइज़ होगा कि जो मैं बता रहा हूँ उससे क्वेश्चंस आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, ठीक है। क्रोमोजोम नंबर राइस क्रॉप का कितना होता है, 2n इज इक्वल टू 24, ठीक है। चलो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, ये आपके फ़ायदे के लिए हो रहा है, ठीक है, ताकि जो बातें आपको मैं बता रहा हूँ ये आपको इन बिटवीन लेक्चर ही आप याद कर लो, बाद के लिए नहीं, है ना। ऑप्टिमम पीएच राइस कल्टीवेशन के लिए कितना चाहिए, 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम पीएच कितना चाहिए हमको, है ना, वो कितना चाहिए, 4.6, दैट इज एसिडिक। सुटेबल सॉइल, है ना, राइस कल्टीवेशन के लिए बेस्ट क्या होता है, क्ले एंड क्ले लोम।
प्लांटिंग स्पेसिंग इन राइस क्रॉप इज 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। मैंने बताया आपको कैसे, इसका मतलब क्या है। क्रोमोसोम नंबर राइस क्रॉप में कितना होता है, 2n इज इक्वल टू 24, 2n दैट इज कॉल्ड डिप्लॉइड, ठीक है, n इज इक्वल टू हैप्लॉइड, ठीक है ना। चलो, तो क्रोमोसोम नंबर राइस क्रॉप का कितना होता है, 24। वेरी गुड, आगे मूव करते हैं। तो टेस्ट वेट ऑफ राइस क्रॉप इज, देखो टेस्ट वेट, और इसके अलावा एक टर्म और होता है टेस्ट इंडेक्स, ठीक है। टेस्ट वेट ऑफ राइस क्रॉप इज 24 ग्राम टू 26 ग्राम। टेस्ट वेट कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसमें क्या करेंगे, 1000 राइस के सीड लेंगे, है ना, और उसको वेट करेंगे। कितने सीड लेंगे, 1000 सीड लेंगे, उसको वेट करेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टेस्ट वेट, है ना। मतलब 1000 सीड के वेट को हम क्या बोलेंगे, टेस्ट वेट। तो राइस का जो टेस्ट वेट आता है वो कितना आता है, 24 ग्राम टू 26 ग्राम। आया समझ में। इसके अलावा एक और टर्म आता है टेस्ट इंडेक्स, एक मिनट, है ना, क्या आता है, टेस्ट इंडेक्स। टेस्ट इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इसमें क्या करेंगे, हम 100 सीड को लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक टर्म जुड़ा, यहाँ पे हम सीड को 100 ही लेंगे, 1000 नहीं लेंगे, 100 लेंगे। लेकिन ये सीड क्या होने चाहिए, ये सीड बड़े होने चाहिए, जैसे कि ग्राउंड नट, जैसे कि ग्राउंड नट, ठीक है। तो बड़े सीड को हम क्या करते हैं, जब बड़े सीड लेंगे और उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। और जब इसको हम इस 100 सीड के हो जब हम वेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट इंडेक्स। आपको, आई होप आपको कॉमन डिफरेंस पता चल गया होगा टेस्ट वेट और टेस्ट इंडेक्स में, ठीक है। टेस्ट वेट में क्या करते हैं, 1000 सीड के वेट को लेते हैं, और टेस्ट इंडेक्स में 100 बड़े सीड के दाने को हम वेट करते हैं, ठीक है। चलो, अब टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस, ये भी कई बार पूछा गया है, 21 ग्राम, ठीक है। द गैस एमिटेड फ्रॉम राइस फील्ड इज मीथेन, ठीक है, ये भी पूछा है ना। जो राइस फील्ड होते हैं उससे कौन सा गैस निकलता है, मीथेन निकलता है। हाईएस्ट नाइट्रोजन लॉसेस इन राइस फील्ड बाय डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। जो हाईएस्ट लॉस होता है किसका, नाइट्रोजन का, वो राइस फील्ड से होता है। और मुझे पता है कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन, है ना। और ये डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन को वापस क्या करते हैं हम, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। आपको पता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाम, जो नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, उन बैक्टीरिया का नाम आपको याद होनी चाहिए, ये कई बार पूछा जाता है। माइक्रोकोकस, ठीक है, सीडोमोनाज एज वेल एज थायोबैसिलस। ये 3 ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं। इसको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी हम कह सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया आपको, टेस्ट वेट क्या होता है मैंने आपको ये बतलाई। यहाँ पे मैंने आपको ये बतलाया टेस्ट वेट और टेस्ट इंडेक्स में क्या डिफरेंसेस हैं। टेस्ट वेट बासमती राइस का 21 ग्राम होता है। जो गैस निकलता है राइस फील्ड से वो कौन सा गैस होता है, मीथेन होता है। और हाईएस्ट नाइट्रोजन लॉसेस जो होता है राइस फील्ड से वो किसके थ्रू होता है, डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू होता है, ठीक है। नाउ अमोनियम सल्फेट इज अ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर विच इज सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन के लिए जो सबसे बेस्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है वो क्या होता है, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। सुटेबल फर्टिलाइजर फॉर राइस फील्ड, अगर क्वेश्चन में ध्यान से, क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, ध्यान से देखोगे, अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर पूछा है तो आंसर क्या जाएगा, अमोनियम सल्फेट। और यदि क्वेश्चंस के अंदर सूटेबल फर्टिलाइजर, इसमें नाइट्रोजन को ऐड नहीं किया है, सूटेबल फर्टिलाइजर पूछा है तो आप क्या यूज करोगे, अजोला। आंसर क्या मारोगे, अजोला। और यदि यहाँ पे पूछ देता बेस्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर फॉर राइस फील्ड, दैट इज कॉल्ड अमोनियम सल्फेट। बट इफ यहाँ पे यदि आपसे पूछेगा सूटेबल फर्टिलाइजर नॉट, इसमें नाइट्रोजन को इंक्लूड नहीं किया है, तो वो आंसर क्या जाएगा, अजोला, ठीक है। और एक चीज और, प्लांटिंग स्पेसिंग इन राइस अकॉर्डिंग टू SRI मेथड। SRI के जो मेथड था उसके अकॉर्डिंग जो प्लांट
के बीच में स्पेसिंग होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 25 इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि SRI एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, राइस में जो हम प्लांटिंग करेंगे राइस को, तो उसके बीच में जो स्पेस होना चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। देखो ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है ना, ये राइस का पहला क्रॉप, ये दूसरा क्रॉप, ये तीसरा क्रॉप है, ये चौथा क्रॉप है। ऐसे कई सारे क्रॉप्स होंगे, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट डायग्राम बना के बता रहा हूँ। SRI क्या बोलता है कि ये फर्स्ट क्रॉप, ये सेकेंड क्रॉप, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और फर्स्ट रो और सेकेंड रो के बीच जो डिस्टेंस है वो भी 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। लेकिन इससे पहले नॉर्मली मैं आपको बताया था, जब हम सोचो, ध्यान से सोचो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि क्वेश्चन में आपसे SRI के मेथड के थ्रू पूछ रहा है तो 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। यदि SRI को इंक्लूड नहीं किया है तो क्या होता, 20 इंटू 10 सेंटीमीटर, जैसे कि मैंने आपको पहले बतलाया था। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो SRI मेथड के थ्रू पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। नाउ अब पडलिंग, एक यहाँ वर्ड आता है पडलिंग। क्या आपको इसका मतलब पता है? पडलिंग का मतलब नहीं पता है? जिन लोगों को पता नहीं है अभी तुरंत आपको पता चल जाएगा। किन लोगों ने ऐसे डायग्राम देखे हैं, जब राइस का फील्ड तैयार किया जाता है तो किसान क्या करता है, अपने फील्ड को प्रिपेयर करता है ना, उस लायक बनाता है। दैट इज कॉल्ड पडलिंग। यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, इस डायग्राम से आपको 100% क्लियर हो गया होगा कि ये किसान क्या कर रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं पडलिंग। तो पडलिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, कंट्रोल ऑफ वीड्स को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं पडलिंग के थ्रू। इसके अलावा रिड्यूस वाटर लॉसेस, हम वाटर के लॉसेस को कम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीज न्यूट्रिएंट, हम न्यूट्रिएंट की अमाउंट को इंक्रीज करते हैं। ये तीन क्या होते हैं, एडवांटेज होते हैं पडलिंग के, कंट्रोल वीड, है ना, रिड्यूस वाटर लॉसेस एज वेल एज इंक्रीज न्यूट्रिएंट। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये कई बार पूछा गया है। छत्तीसगढ़ को हम क्या बोलते हैं, बॉल ऑफ राइस। ठीक है, छत्तीसगढ़ इज नोन एज बॉल ऑफ राइस ना, कई बार पूछा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉल ऑफ राइस। प्लांट पॉपुलेशन इन 1 हेक्टेयर राइस फील्ड इज 5 लाख। 1 हेक्टेयर, ठीक है, का यदि आपके पास फील्ड है तो उसमें एवरेज जो प्लांट का पॉपुलेशन होगा वो 5 लाख होगा। ठीक है, 5 लाख होगा। आया समझ में? प्लांट का पॉपुलेशन 1 हेक्टेयर में, क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखना। ठीक है, प्लांट पॉपुलेशन इन 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में प्लांट का पॉपुलेशन कितना होगा, प्लांट बोले तो राइस। ठीक है, हम राइस का बात कर रहे हैं ना, तो अब पता होना चाहिए हम राइस का बात कर रहे हैं। तो 1 हेक्टेयर में राइस का जो पॉपुलेशन होगा वो कितना होगा, 5 लाख होगा। ठीक है, 5 लाख के बराबर होता है। ऑन एन एवरेज बात कर रहा है ये, है ना, एक्जैक्ट 5 लाख तो एग्जैक्ट नहीं होगा ना, एवरेज ही होगा ना। चलो अब देखते हैं वैराइटीज़ ऑफ राइस। राइस के एक्चुअली देखो तो कई सारे वैराइटीज़ होते हैं, हम लोग अभी उसको क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ राइस के वैराइटीज़ के नाम आपको बताता हूँ जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। जैसे कि CR धान 310, ये भी एक राइस का वैरायटी है। CR पैडी 310, ये भी एक राइस का वैरायटी है। CR धान 108, ये भी एक राइस का वैरायटी है। ठीक है, इसके अलावा CR धान 306, ये भी एक राइस का वैरायटी है ना। CR धान 309, ये भी एक राइस का वैरायटी है ना। तो ये सारे क्या हैं, राइस के नॉर्मली वैरायटीज़ हैं, है ना। इसके अलावा एक आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बतलाता हूँ, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बतला दे रहा हूँ। एक राइस की वैरायटी है जिसको फार्मर के द्वारा तैयार किया गया था, है ना, फार्मर के द्वारा इसको तैयार किया गया था। इसका उस वैरायटी का नाम क्या है, कुदरत 5। ये एक ऐसी राइस की वैरायटी है जिसको
फार्मर्स के द्वारा क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। ठीक है, नाम पता है ना, कुदरत 5। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, चले देखो टोटल यहाँ पे ध्यान से क्योंकि मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ आपको। टोटल राइस की जो वैरायटी होती है वो 24 होती है। ठीक है, राइस की टोटल वैरायटी कितनी होती है पता होना चाहिए, 24, जिसमें 7 स्पीसीज जो होते हैं वो टेट्रापोलॉइड होते हैं और रिमेनिंग जो बच गए वो कितने होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। मतलब जो राइस की 24 वैरायटीज़ है जिस होती है ना, उसमें 7 ऐसे वैरायटी होंगे जो टेट्रापोलॉइड होंगे और जो रिमेनिंग बच गया वो डिप्लॉइड होंगे। ठीक है, देखो अब राइस की जो वैरायटी है उसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, फॉर द कल्टीवेशन पर्पस। उन राइस की वैरायटीज़ का नाम क्या क्या है, देखो ओराइजा सटाइवा, ठीक है, ओराइजा ग्लोबिरिमा, ठीक है, एंड ओराइजा निबोरा। ये 3 ऐसे राइस की वैरायटी हैं जिसको हम ज़्यादातर क्या करते हैं, कल्टीवेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ओराइजा सटाइवा को हम कहाँ कल्टीवेट करते हैं, ज़्यादातर इंडिया में। ठीक है, ओराइजा ग्लोबिरिमा का यूज़ हम अफ्रीका में करते हैं, इसका ज़्यादातर यूज़ अफ्रीका में होता है। और ओराइजा निबोरा जो है, इसके बारे में आपको एक खास बात बतलाता हूँ। ओराइजा निबोरा जो है, ऐसा साइंटिस्टों का मानना है कि जो ओराइजा सेटाइवा है इसका जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, ओराइजा निबोरा से हुआ है। ठीक है, तो ओराइजा सेटाइवा का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, यदि एग्जामिनर आपसे पूछता है तो क्या आंसर लगा के आओगे, ओराइजा निबोरा। ठीक है, चलो ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी वैरायटी है जिसका यूज़ हम कल्टीवेशन पर्पस के लिए करते हैं, ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा ग्लोबिरिमा और ओराइजा निबोरा। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं हम लोग। अब मज़े की बात, ओराइजा सेटाइवा के बेसिस पे यदि हम देखें तो हम इसको ओराइजा सटाइवा को 3 सब स्पीसीज में हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। पहला ओराइजा सटाइवा इंडिका, ओराइजा सटाइवा जापानिका और ओराइजा सटाइवा ज़ैवनिका। अंतर है, एक में जापानिका है और एक में ज़ैवनिका है। ठीक है, इसमें पी है, इसमें क्या है, वी है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत करना। ठीक है, चलो अब इसके बारे में कुछ मज़ेदार बातें जानते हैं। ओराइजा सेटाइवा इंडिका नाम इंडिकेट कर रहा है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसी वैरायटी है जिसको हम कहाँ कल्टीवेट करते हैं, इंडिया के अंदर कल्टीवेट करते हैं भाई। ठीक है, जापानिका नाम से पता चल रहा है इसको कहाँ हम कल्टीवेट करते हैं, जापान में। ठीक है, और ज़ैवनिका इसको हम कहाँ कल्टीवेट करते हैं, इंडोनेशिया में। ठीक है, इसको हम कहाँ कल्टीवेट करते हैं, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि ओराइजा सेटाइवा के भी 3 सब स्पीसीज हैं, ओराइजा सेटाइवा इंडिका, ओराइजा सेटाइवा जापानिका और ओराइजा सेटाइवा ज़ैवनिका। दिस इज अ पी, दिस इज अ वी, तो नॉट कंफ्यूज मत करना। ठीक है, इसके अलावा देखो ओराइजा सेटाइवा इंडिका जो है, इसका एक और नाम कई बार पूछा जाता है, इसको हम लोग ट्रॉपिकल राइस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ट्रॉपिकल राइस। ठीक है, और ओराइजा सेटाइवा जापानिका है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल राइस। ठीक है, हैंड राइटिंग यहाँ पे इसलिए ख़राब हो रहा है कि थोड़ा सा मेरा ये प्रॉब्लम है ना, फिलहाल आप मेरे आवाज़ पे ही फोकस करें। ठीक है, सब जो हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ कि ओराइजा सेटाइवा इंडिका को हम लोग ट्रॉपिकल राइस बोलते हैं, ओराइजा सेटाइवा जापानिका को हम लोग सब ट्रॉपिकल राइस बोलते हैं, या इसको हम लोग टेम्परेट राइस भी बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब जो ओराइजा सेटाइवा जापानिका होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट राइस बोलते हैं, ये जो होता है इसकी प्रोडक्टिविटी एज कम्पेयर टू ओराइजा सेटाइवा इंडिका एंड ओराइजा सेटाइवा ज़ैवनिका के कंपेयर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, ओराइजा सेटाइवा जापानिका की। इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी हायर साइड होती है। ठीक है ना, इसके अलावा इसकी जो एक और एडवांटेज है इस वैराइटीज़ की कि ये लॉगिंग रेजिस्टेंस होता है। अब लॉगिंग का मतलब पता है कि यह ऐसा वैराइटीज़ होता है जिसको आप कल्टीवेट कर दोगे तो अधिक हवा आने पर भी ये प्लांट क्या होगा, आप नॉर्मली जब आप
कई बार आप जब गांव में विज़िट किए होंगे या फिर आप जब राइस के फील्ड को विज़िट किए होंगे, तो होता क्या है कि जब हल्की सी हवा चलती है तो जो प्लांट होता है वो झुक जाता है। कई बार आप देखे होंगे प्लांट झुक जाता है, तो झुकने के कारण क्या होता है कि प्लांट्स की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है ना। तो ये जो वैरायटी है ओराइजा सटाइवा जापानिका, इसकी जो एक एडवांटेज है कि इसकी प्रोडक्टिविटी तो हाई है ही, इसके अलावे क्या है, इसमें लॉजिंग रेजिस्टेंस है। दैट मीन्स कि यह प्लांट अधिक हवा आने के बाद भी प्लांट क्या होगा, जैसा कि तैसा वैसे ही खड़ा रहेगा, झुकेगा नहीं। ठीक है, तो ये लॉगिंग रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, आया समझ में। मैं इस चीज़ों को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि मैं याद हो जाए। मैं आपको बताया कि ओराइजा सेटाइवा के 3 सब स्पीसीज हैं, ओराइजा सेटाइवा इंडिका, ओराइजा सेटाइवा जापानिका और ओराइजा सेटाइवा जावेनिका। ठीक है, ओराइजा सेटाइवा इंडिका को हम लोग ट्रॉपिकल राइस बोलते हैं, ओराइजा सेटाइवा जापानिका को हम लोग सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट राइस बोलते हैं। ठीक है, ओराइजा सेटाइवा इंडिका को हम इंडिया में कल्टीवेट करते हैं, ओराइजा सेटाइवा जापानिका को हम जापान में कल्टीवेट करते हैं और ओराइजा सेटाइवा जावेनिका को हम इंडोनेशिया में कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ओराइजा सेटाइवा इंडिका और ओराइजा सेटाइवा जापानिका का प्रोडक्टिविटी उतना नहीं है जितना ओराइजा सेटाइवा जापानिका का है। ठीक है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में आप कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से ओराइजा सेटाइवा जापानिका और ओराइजा सेटाइवा जावेनिका है। ठीक है, ओराइजा सेटाइवा जापानिका का प्रोडक्टिविटी काफ़ी हायर सर होता है। इसके अलावा ये लॉगिंग रेजिस्टेंस होता है, अधिक हवा पानी आने के बाद भी ये प्लांट क्या होगा, जैसा कि तैसा खड़ा होगा, गिरेगा नहीं। ठीक है, आया समझ में। चलो आगे मूव करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं जो राइस के रूट होता है वो क्या होता है। ठीक है, देखो अगर हम देखें तो राइस के टोटल 2 तरीके के, मतलब जो ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो राइस होते हैं उसके टोटल लाइफ साइकिल में 2 तरीके के रूट जर्मिनेट होते हैं। पहला जो रूट आता है उसको हम लोग टेम्पररी रूट बोलते हैं, या इनिशियल रूट बोलते हैं, या सेमिनल रूट बोलते हैं। ठीक है, ये रूट ऐसा होता है जो कि कुछ समय तक रहता है, जैसे कि 30 से 35 दिन रहेगा, बाद में ये रूट क्या होता है, हट जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है परमानेंट रूट, जिसको हम लोग क्राउन रूट भी बोलते हैं या एडवेंटियस रूट भी बोलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, कई बार एग्जाम में क्या होता है, नेमिंग बदल के पूछता है। यहाँ पे टेम्पररी रूट दिख रहा है आपको, तो आपको तीनों नेम याद रखना है। जो राइस के क्रॉप होते हैं उसमें जो रूट आते हैं उसके लाइफ साइकिल में वो 2 तरीके के रूट आते हैं, टेम्पररी रूट जिसको हम इनिशियल रूट बोलते हैं या सेमिनल रूट बोलते हैं। इसके अलावा उसमें आता है परमानेंट रूट जिसको हम लोग क्राउन रूट बोलते हैं या एडवेंटियस रूट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको नेम पता होना चाहिए, है ना। एग्जाम में कई बार हो सकता है कि वो टेम्पररी रूट दे दे, कई बार वो इनिशियल रूट दे दे, कई बार वो क्राउन रूट दे दे, तो आपको जो यहाँ पे नेम मेंशन है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इनिशियल रूट या सेमिनल रूट। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, टेम्पररी रूट। ठीक है, यहाँ पे 2 नाम हमने मेंशन करा है। देखो, इट ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल डायरेक्टली। हमको पता है रेडिकल से निकलता है रूट, प्लूम्यूल से निकलता है सूट। ठीक है, तो जो इनिशियल रूट आता है राइस के क्रॉप में, वो कहाँ से आता है, डायरेक्टली रेडिकल से आता है। ठीक है, इसके बाद आफ्टर 30 to 35 डेज इट विल बिकम डिकम्पोज। 30 से 35 दिन के बाद जो प्राइमरी रूट होता है या इनिशियल रूट होता है या सेमिनल रूट होता है वो अपने आप डिकम्पोज कर जाता है। ठीक है, अब आता है परमानेंट रूट। जैसे कि जब हमारा टेम्पररी रूट जो होता है वो डिकम्पोज कर जाएगा तो आएगा परमानेंट रूट, जिसको हम लोग क्राउन रूट बोलते हैं। यहाँ पे क्राउ लिखा गया है ना, क्राउन रूट। ठीक, तो क्राउन रूट का जो ओरिजिन हुआ है वो किससे होता है, इंटर नोड से होता है। नोड और इंटर नोड के बीच में आपको डिफरेंस पता है। देखो, इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपको समझने के लिए, आप शुगर केन को देखे हो। शुगर केन में क्या होता है, देखो यहाँ पे ऐसे पार्टीशन क्या होता है, बना होता है। इसको हम बोलते हैं इंटर नोड, इसको बोलते हैं हम लोग नोड। फिर ये इंटर नोड हो गया, देन दिस इज अ नोड। ठीक है, तो जो परमानेंट रूट होता है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इंटर नोड से होता है। दैट मीन्स यहाँ से होता है, इस पोर्शन से होता है। ठीक है, आया समझ में आपको। चलो
इसके अलावा इट सप्लाई न्यूट्रिएंट प्रॉपर टू द प्लांट बिफोर हार्वेस्टिंग। अब क्या होता है कि वो जो हमारा टेम्पररी रूट होता है वो तो हट गया, तो अब परमानेंट रूट जो होता है वो राइस के फील्ड को तब तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जब तक इसका हम हार्वेस्ट नहीं कर देते हैं, इसको हम कटिंग नहीं कर देते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलो इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है, तब आपको क्लियर हो पाएगा। जैसे कि ये सॉइल है, ठीक है, ये क्या है? सॉइल है। यहाँ पे मैंने राइस के क्रॉप को ग्रो करा, ये राइस के क्रॉप है, ठीक है, इसमें रूट आएगा। चलो मैं रूट को इस कलर से शो करता हूँ ताकि आपको बेहतर पता हो। जनरली रूट इस कलर का होता नहीं है, ठीक है। अब देखो, ठीक, ये क्या हो गया? परमानेंट रूट। ये क्या हो गया? टेम्पररी रूट। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि 30 से 35 दिन के बाद क्या होता है, ये रूट यहाँ से क्या होगा? डिकम्पोज कर जाएगा। 30 से 35 दिन तक जो राइस के क्रॉप है उसको ये क्या करता है? हेल्प करता है। आफ्टर 30 से 35 दिन के बाद ये क्या होता है? डिकम्पोज कर जाता है। फिर जो हमारे यहाँ पे क्या है? इंटरनोड है। इंटरनोड से क्या होता है? हमारा किसका डेवलपमेंट होता है? परमानेंट रूट का। और ये परमानेंट रूट जो होता है वो राइस के क्रॉप को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जब तक कि इसको हम हार्वेस्ट नहीं कर लेते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलो, तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलो अब देखते हैं हम लोग स्टेम ऑफ राइस क्रॉप। राइस क्रॉप के स्टेम के बारे में देखते हैं हम लोग। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेम ऑफ राइस क्रॉप आर कोल्ड कुल्म, है ना, कल में इसको पढ़ते हैं या हुल पढ़ते हैं, ठीक है, पूछा गया एग्जाम में कि जो स्टेम क्रॉप के राइस होते हैं, सॉरी, जो राइस क्रॉप के स्टेम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कल्म बोलते हैं या हुल बोलते हैं। हुल किसका कॉम्बिनेशन होता है? लेमा प्लस पेलिया। ठीक है, लेमा और पेलिया क्या होता है? जो राइस क्रॉप के, आप देखो राइस को क्या होता है? राइस हमारा इनर साइड में होता है, आउटर में क्या होता है? उसमें कवरिंग होती है। तो लेमा और पेलिया क्या होते हैं? ये दोनों कवरिंग पार्ट होते हैं, ठीक है, और दोनों को जब मिला दोगे तो क्या बोलेंगे? हुल बोलते हैं। अरे यार समझ में नहीं आया आपको? देखो समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये क्या है? राइस का एक ग्रेन है, इसमें क्या होगा? अंदर में ये सीड होगा, ठीक है, जिसको हम लोग इसको खोखला भी बोलते हैं हम लोग, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? खोखला भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? क्या, इस वाले को बोलते हैं हम लोग लेमा, और इसको वाले बोलते हैं हम लोग पेलिया, ठीक है। ये दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हुल बोलते हैं, ठीक है, आया समझ में? तो जब हम क्या करते हैं, जब हम लोग आफ्टर हार्वेस्टिंग हम लोग इस ग्रेन को स्टोरेज कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं, खोखला को हम लोग निकाल देते हैं। तो जो हुल जो होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? वही लेमा और पेलिया का, ठीक है। जो राइस के क्रॉप होते हैं उसमें जो स्टेम होता है वो अंदर इनर से साइड से क्या होता है? होलो होता है। एक मिनट में ज़रा सा पानी पी ले रहा हूँ ना, अब बोलते बोलते गला सूखने लगता है अंदर से, तो एक मिनट ज़रा सा पानी पी ले रहा हूँ। चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, अब क्योंकि जो राइस के क्रॉप होते हैं उसमें क्या होता है? अंदर से वो होलो होता है। होलो मतलब खोखला होता है, ठीक है। अब हैव नोट्स एंड इंटर नोट्स आर प्रेजेंट। अब उसमें जो राइस के क्रॉप होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है? दिस इज अ नोड एंड दिस इज अ इंटर नोड, ठीक है। तो राइस के क्रॉप में भी क्या होता है? नोड और इंटर नोड देखने को मिलता है, ठीक है। ईच नोड हैव वन बड। हर एक नोड के पास क्या होता है? हर एक नोड के पास क्या होता है? एक बड होता है, ठीक है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि हर एक नोड से, ठीक है, हर एक नोड से क्या होता है? एक टिलर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखो, लेकिन इंटरेस्टिंग यहाँ पे मज़ेदार क्या बातें हैं, आप इसको फिर फोकस करें। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। देखो ये क्या है? राइस का क्रॉप है, ठीक है। इसको आप मैग्नीफाई करोगे, इसके स्टेम को आप क्या किए? बाहर निकाल के स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड, और इन बिटवीन द नोड दैट इज कॉल्ड इंटर नोड,
इसको इंटर नोड बोलेंगे, ये क्या है हमारा नोड है, ठीक है। तो ये हमारा जैसे रूट होगा, तो लोअरेस्ट पार्ट जो हमारा सबसे लोअर पार्ट होगा, ठीक है, किसका, राइस क्रॉप का जो सबसे लोअर पार्ट होगा इसमें भी बर्ड लगेंगे। तो सबसे लोअर बर्ड से क्या हो, किसका फॉर्मेशन होता है, टीलर का फॉर्मेशन होता है। ऐसे देख रहे हो, ये होता है टीलर। तो टीलर का फॉर्मेशन किससे होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, लोअर बर्ड से, ठीक है। बर्ड किसके बर्ड से, लोअर बर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, देखिए ध्यान से कि सॉरी, ईच नोड हैव वन बर्ड, हर एक नोड के पास एक बर्ड होता है, ठीक है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि जो टीलर होता है उसका ओरिजिन किससे होता है, लोअर बर्ड से। जो सबसे नीचे साइड में जो बर्ड होगा उससे क्या होता है, टीलर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखिए मजेदार बात कि नंबर ऑफ टीलर इज हायर, यदि जो टीलर है उसका नंबर हायर साइड हुआ तो नंबर हायर इन नंबर, देन प्रोडक्शन रेट इज हायर, ठीक है। यदि टीलर का नंबर अधिक हुआ तो प्रोडक्शन भी क्या होता है, हायर साइड होता है। यदि टीलर का नंबर कम हो गया तो प्रोडक्शन रेट भी क्या होता है, घट जाता है, लोअर होता है। आया समझ में, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ यहाँ पे आपको जानने को मिला। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि स्टेम ऑफ राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कल्म या हुल बोलते हैं। हुल किसका कॉम्बिनेशन होता है, लेमा और पेलिया का, ठीक है। जो हमारा राइस का स्टेम होता है वो अंदर से क्या होता है, होलो होता है, और राइस के जो स्टेम होते हैं उसमें नोट्स और इंटर नोट्स प्रेजेंट होते हैं, और जो टीलर होता है, टीलर वो सबसे लोवेस्ट नोट से क्या होता है, डेवलप करता है। और यदि टीलर का नंबर अधिक हुआ तो प्रोडक्शन रेट भी हाई होगा, यदि टीलर का नंबर लो हुआ तो प्रोडक्शन रेट भी क्या होगा, लो होगा, ठीक है। इसके अलावा एक होता है फ्लैग लीफ। फ्लैग लीफ जो होता है उसकी ओरिजिन टॉप नोट से होती है, ठीक है। तो आप एक बात तो याद रखें भाई कि लोअर बर्ड से किसका ओ सॉरी, ये क्या हो गया, एक मिनट, ठीक है। देखो लोअर बर्ड से किसका फॉर्मेशन होता है, लोअर बर्ड से टीलर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लोअर बर्ड से टीलर का फॉर्मेशन होता है, और अपर बर्ड से किसका फॉर्मेशन होता है भाई, अपर बर्ड से फ्लैग लीफ का फॉर्मेशन होता है। अब फ्लैग लीफ क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। देखो ये है राइस का क्रॉप, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऊपर में एक नोड होगा, इसमें बर्ड लगे होंगे। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से फ्लैग लीफ का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ से क्या होगा, टीलर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ से फ्लैग लीफ, दिस इज अ फ्लैग लीफ, दिस इज अ टीलर, ठीक है। तो फ्लैग लीफ का फॉर्मेशन हमेशा अपर नोड से होता है, और टीलर का फॉर्मेशन हमेशा लोअर नोड से होता है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। फंक्शन ऑफ फ्लैग लीफ, फ्लैग लीफ का फंक्शन क्या होता है, ये 56% फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है ना। एक मज़ेदार बात आप याद रखें कि यदि फ्लैग लीफ को यदि आप तोड़ दोगे, फ्लैग लीफ है उसको आप तोड़ दो, तो क्या होगा कि आपकी जो क्रॉप है उसके 50% प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएंगी। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जब फ्लैग लीफ को ब्रेक कर दे रहे हैं तो हमारी जो राइस की प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जा रही है। ऐसा इसलिए मेरे दोस्त क्योंकि फ्लैग लीफ क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाएगा तो अंदर ग्रेन कहाँ से न्यूट्रिशन ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, तो वो डेवलप कहाँ से करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो इसीलिए क्या होता है कि फ्लैग लीफ को हम लोग कोशिश करते हैं कि इसके अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो हायर साइड बना रहे। आया समझ में, ठीक है। फ्लैग लीफ क्या होता है, टिलर क्या होता है। चलो आगे मूव करते हैं। अब लाइफ साइकिल ऑफ राइस क्रॉप पढ़ते हैं कि जो राइस क्रॉप होता है उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। देखो सबसे पहले हम, एक मिनट झप जा रहा है ना, देखो सीड है, सीड को हमने क्या किया, फील्ड में लगाया, देन वो जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करने के बाद उसमें स्प्राउट आया, फिर उससे क्या आएगा, सीडलिंग आएगा, फिर उसको हम लोग ट्रांसप्लांट कर देंगे बड़े फील्ड में, ठीक है। फिर उसमें क्या होंगे, फ्लावरिंग आएंगे, फ्लावरिंग के बाद प्लांट में फ्रूट आ जाएगा, फ्रूट आने के बाद इसको हम लोग हार्वेस्ट कर लेंगे, हार्वेस्ट करने के बाद फिर क्या करते हैं, इसके ग्रेन्स को निकाल लेंगे, और इसके ग्रेन्स को फिर हम लोग अपने डेली
या तो इसको हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं या फिर इसको हम लोग अपने न्यूट्रिशन के पर्पस से यूज़ करते हैं। तो इसकी ये लाइफ साइकिल है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसमें कई बार इसके स्टेप पूछे जाते हैं, है ना। ये स्टेप आपको अरेंजमेंट करने के लिए दिया जाता है, इसलिए आप स्टेप को हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। चलो, अब जो लाइफ साइकिल होता है किसका, क्रॉप, राइस क्रॉप का, वो 3 फेज़ में कंप्लीट होता है। वेजिटेटिव फेज़, रिप्रोडक्टिव फेज़ और राइपनिंग फेज़, ठीक है। देखो, वेजिटेटिव फेज़ ऐसी फेज़ होती है जिसको हम अदल बदल सकते हैं, दैट मीन्स इसको हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन रिप्रोडक्टिव फेज़ और राइपनिंग फेज़ ये ऐसे फेज़ होते हैं जिसमें क्या होता है, इसका ड्यूरेशन फिक्स होता है। इसको ना तो हम बढ़ा सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। हम हेर फेर किस में कर सकते हैं, वेजिटेटिव फेज़ में। ये बात पूछा गया है एग्जाम में, ये पूछा गया है एग्जाम में, हम किसको, अगर यदि हमको जो प्लांट है या फिर बोल सकते हो जो हमारा राइस का क्रॉप है उसके ड्यूरेशन को कम करना है, हमको ऐसा राइस के क्रॉप को तैयार करना है जिसमें ड्यूरेशन कम हो, ठीक है। तो उस तरीके के राइस के क्रॉप को हम बनाने के लिए हम किस में चेंजेस करेंगे, वेजिटेटिव फेज़ में हम लोग कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे इसके जीन लेवल पे, ठीक है, इसके क्रोमोसोम लेवल पे। लेकिन हम रिप्रोडक्टिव और राइपनिंग फेज़ में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अरे वही वाली कहानी हो गई, जब एक बच्चा छोटा होता है ना तो उसको हम या तो इंटेलिजेंट बना सकते हैं या तो उसको हम बहुत बुरा बना सकते हैं, है ना। वो जिस तरीके के माहौल में रहेगा वो वैसा बन जाएगा। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, फिर उसको संभालना काफ़ी मुश्किल होता है ना। तो वही वाली कहानी हो गई कि वेजिटेटिव फेज़ में हम लोग प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, या जो हमारा राइस का क्रॉप है उसको हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, बट कि रिप्रोडक्टिव और रैपनिंग फेज़ में उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे